अर्थशास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के परिचय के क्रम में मानव की क्रियाओं का वर्गीकरण किया था और आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में हमने आपको बताया था। और इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दिया है उसे विभिन्न भागों में बांट करके और अध्ययन करना ज़्यादा समीचीन होगा। इसी के अंतर्गत जो सबसे पहला परिभाषा धन संबंधी परिभाषाएं हैं उसके लिए हमने आपके सामने आज यह प्रकरण लेकर के उपस्थित हुए हैं। दो बातें मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, बता दूं, जिसके आलोक में आज यह व्याख्या पूरी तरह से आपको समर्पित है। मानव धन के लिए है, न कि धन मानव के लिए। दूसरा जो सूक्ति है कि धन मानव के लिए है, न कि मानव धन के लिए है। ये दो सूक्तियां मैं दो विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं के आलोक में आपके सामने रखा है और आज उन्हीं दोनों विद्वानों की परिभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। इसमें सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में सबसे पहले अर्थशास्त्र के तरफ लोगों का, विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और उसमें जो उन्होंने परिभाषा दिया, उस परिभाषा के आधार पर आपके सामने यह परिभाषा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। दूसरे जो प्रोफेसर वाकर हैं, इन्हीं के समकक्ष, क्योंकि वो एडम स्मिथ, जेबी से वाकर इत्यादि जो उस समय के धन संबंधी परिभाषाएं दिए हैं, उनमें वाकर ने जो परिभाषा किया, बड़ा संक्षिप्त परिभाषा ने दिया कि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित, अर्थात धन को केंद्र बिंदु मान करके और परिभाषित करने वाले जितने भी एडम स्मिथ, जेबी से, वाकर इत्यादि जितने भी उस समय के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो भी परिभाषा दिया उनका केंद्र बिंदु धन ही था। जबकि धन एक बहुत विस्तृत शब्द है। आइए जब हम इनकी परिभाषाओं को देखने के बाद इनमें क्या विशेषताएं हैं, इन पर प्रकाश डालते हैं। विशेषताएं, सबसे पहला है कि जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उस समय की, जो जिनको हम धन संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए हुए हैं, वो परिभाषाएं सभी के सभी धन से संबंधित क्रियाएं। मानव दो प्रकार की क्रिया करता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में वह उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि जैसी क्रियाएं जो करता है, उन्हीं क्रियाओं को हम धन संबंधी क्रियाएं मानते हैं। और यही कारण है कि जब ये लोग परिभाषा ये सभी विद्वान दिए तो उन्होंने कहा कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वही समस्त क्रियाएं मानव के द्वारा किया जाता है और इन्हीं का अध्ययन अर्थशास्त्र होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी जो विशेषता है
कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल भौतिक वस्तुओं से है, न कि अभौतिक वस्तुओं से। प्यारे बच्चों, आप धन अर्जित करते हो तो उससे आप अपने सुख सुविधाओं से संपन्न होना चाहते हो, और उसके लिए जिन वस्तुओं को आप क्रय विक्रय करते हैं वही अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। अर्थात पंखा, टेलीविजन, साइकिल, आपके पढ़ने लिखने के जो साधन हैं, पेन, पेंसिल, कागज इत्यादि, ये सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के इर्द गिर्द ही अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है। ये आपका दूसरा विशेषता है इन धन संबंधी परिभाषाओं की। तीसरी विशेषता, आर्थिक मानव जो स्वहित से प्रेरित है। प्यारे बच्चों, आप एक पुस्तक खरीदते हो, आप अपने लिए एक बैग खरीदते हो, आप अपने लिए एक टिफिन खरीदते हो, तो जरा उस दृश्य को देखो, उसमें जाने का प्रयास करो, तुमको लगता है कि ये मेरा है। अर्थात आपके अपने हित के लिए ही जो काम करना है वो करते हैं, उसी के लिए आप धन कमाने का प्रयास करते हैं। इससे जुड़ा होने के नाते उसको हम आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। अर्थात वह मानव जो स्वहित के लिए कर्म करता है, जो स्वहित के लिए कमाता है, अपने लिए सुख सुविधाओं का साधन करता है, उससे संपन्न होता है, तो प्यारे बच्चों, उस तरह के मानव को ही हम आर्थिक मानव कहते हैं, और वह स्वहित से ही प्रेरित होता रहता है, अपने हित के लिए जो भी उसे कार्य करना है वो करता है। ये प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो धन संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आलोचना, क्योंकि जब 76 में अर्थशास्त्र जब पहली बार बाहर आया तो विभिन्न विद्वानों की दृष्टि पड़ी इस पर, और इन पर वो गहराई से विचार किए। मार्शल, पीगू, कैनन इत्यादि जो उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात कुछ गुण तो दिखाई दिए, कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ तमाम आलोचना भी इस परिभाषा की गई। इस आलोचना के दृष्टिगत सबसे पहली जो आलोचना की गई कि धन की संकुचित परिभाषा, अर्थात परिभाषा आलोचना का पहला बिंदु है, और इसमें विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए बताया है कि जो धन संबंधी परिभाषाएं देने वाले विद्वान हैं वो धन को संकुचित कर दिए। धन केवल, इसका तात्पर्य यह हो जाता है कि अगर हम धन कमा रहे हैं तो ठीक है, हम बुजुर्ग हो जाएंगे यानी धन कमाने वाले नहीं रहे तो मेरा कोई मतलब इस संसार में नहीं रहा। अर्थात जो भी धन के लिए जो मशीन है, जो कुछ भी है, अगर वो धन अर्जित करने वाले हो तो ठीक है, अन्यथा वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको ये परिभाषित किए हैं, अतः धन को संकुचित बनाने का कार्य इन परिभाषाओं ने किया है। दूसरा कि धन पर अत्यधिक बल दिया गया है। धन, अभी जैसा कि हमने आपको कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह है जो धन से ही संबंधित है। प्रोफेसर काकर कह रहे हैं, अर्थात जो लोग भी बातें अपनी किए उस समय के परिभाषाओं में, वो धन को ही केंद्र बिंदु मान करके किए थे। इसलिए यह आलोचना का एक बिंदु बना कि उस समय के विद्वानों ने अर्थशास्त्र को धन के ही केंद्र में रखकर धन पर अत्यधिक बल देने का कार्य किया है। तीसरा, आर्थिक मानव की कल्पना, एक नए मानव की कल्पना। मनुष्य केवल आर्थिक ही नहीं होता है, वह सामाजिक भी होता है, और इन्होंने केवल आर्थिक मानव की, अगर आर्थिक मानव की कल्पना कर लिया जाए तो वह मनुष्य या यह संसार या यह व्यवस्था नहीं रह पाएगी,
क्योंकि केवल आर्थिक मानव होने से मानव का जो मूल चीज है, जो मूल स्वरूप है, वह विनष्ट हो सकता है। तो इसमें केवल आर्थिक मानव की कल्पना किया गया है, जबकि इसके इतर भी मानव के कई रूप होते हैं। अगला है मानव कल्याण की उपेक्षा। प्यारे बच्चों, किसी भी शास्त्र का यह उद्देश्य होता है, किसी भी ज्ञान का यह उद्देश्य होता है कि वह मानव के कल्याण में वृद्धि करे। और मानव का कल्याण इन परिभाषाओं में आपको कहीं देखने को नहीं मिला। मानव ही केंद्र बिंदु होना चाहिए था, लेकिन केंद्र बिंदु क्या बना? धन बना। इस बिंदु पर भी इनकी आलोचना की गई कि जिनके लिए आप कर रहे हैं वही आपके विषय वस्तु नहीं है, वही केंद्र बिंदु नहीं है। तो मानव कल्याण की अपेक्षा किए हैं इन्होंने, उपेक्षा किया है। अगला है धन कमाने के साधनों की उपेक्षा। धन कमाने के लिए कौन से साधन? धन साधन है कि साध्य है, ये निश्चित नहीं है। हमने आपसे यही कहा कि मानव धन के लिए है, न कि धन मानव के लिए। अगर इस परिभाषा, इस सुक्ति अगर कोई फिट बैठती है तो ये धन संबंधी परिभाषाओं पर ही ये ठीक बैठती है, क्योंकि इन्हीं की परिभाषा में ये बात कही गई है कि मानव धन के लिए है, न कि धन मानव के लिए। प्यारे बच्चों, मैं अब अगले बिंदु पर ले चल रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि धन मानव के लिए है, न कि मानव धन के लिए। प्यारे बच्चों, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा को स्पष्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये बता दें कि हम यहाँ पर एक तरह से एडम स्मिथ और मार्शल के द्वारा दिए गए परिभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक बिंदु भी मैं आपके सामने लिखा हूँ। धन मानव के लिए है, न कि मानव धन के लिए। इसी के आलोक में पुनः एक बार अर्थशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए जो विभाग किया गया है, उस विभाग में भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल को। मार्शल परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक संकुचित दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया और इसमें व्यक्तियों को जो सम्मिलित किया वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों क्रियाओं को इन्होंने सम्मिलित किया। साधारण और व्यवसाय के अध्ययन करने की इन्होंने बात किया था और अर्थशास्त्र को एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया था। आइए हम देखते हैं विशेषताएं। अर्थशास्त्र साधारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इन्होंने मनुष्य की उन क्रियाओं का जिक्र किया जो साधारण मनुष्य करता है, अर्थात वह उत्पादन करता है, उपभोग करता है, विनिमय करता है, वितरण करता है। ये जो क्रियाकलाप हैं वो साधारण मनुष्य अपने सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए करता है। दूसरी विशेषता कि इसमें मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक कल्याण अर्थात भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुख सुविधा भौतिक कल्याण है। गर्मी का मौसम है, एसी से प्राप्त सुख सुविधा,
भौतिक कल्याण है। पंखे से हवा प्राप्त हो रही है, भौतिक कल्याण है। आप अपने घर से पैदल चलते थे, साइकिल हो गई, आप शीघ्र कम समय में अपने घर से विद्यालय पहुंच गए, भौतिक कल्याण है। इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तीसरी विशेषता कि मुद्रा द्वारा आर्थिक क्रियाओं और भौतिक कल्याण की माप संभव। मानव जो भी क्रिया करता है उसका मुद्रा में माप संभव है और तभी उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के विषय वस्तु बनते हैं। तो मुद्रा द्वारा आर्थिक क्रियाओं व भौतिक कल्याण का माप संभव है। अगला विशेषता, यह एक सामाजिक विज्ञान है। इसके पहले एडम स्मिथ ने विज्ञान कहा और इन्होंने इसको सामाजिक विज्ञान कहा। सामाजिक विज्ञान अर्थात क्या होना चाहिए, क्या तो है ही। विज्ञान अगर इस चीज़ को परिभाषित करता है कि ये क्या है और इसके साथ साथ यह जोड़ दे कि क्या होना चाहिए, यह बिंदु सामाजिक विज्ञान की तरफ ले जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की एक विशेषता निकल करके आती है कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। परिभाषा का विशेषता जानने के बाद जैसा कि पुनः नए विद्वानों ने 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में जब प्रविष्ट किए तो उन परिभाषाओं को उपयुक्त न मानते हुए अपना तर्क प्रस्तुत किया और जो उन्होंने इसके संबंध में कह करके अर्थात आलोचना करके जो तर्क प्रस्तुत किया उसके आधार पर उन्होंने अपना अलग परिभाषा दिया था। तो जो उन्होंने इसके अवगुण को सामने लाने का प्रयास किया था अर्थात आलोचनाएं, उसमें सबसे पहला आलोचना किया गया विद्वानों के द्वारा कि जीवन के साधारण व्यवसाय, जो वाक्यांश प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में दिया है वह वाक्यांश स्पष्ट नहीं है। अर्थात जीवन का साधारण व्यवसाय क्या है तो फिर असाधारण व्यवसाय क्या है, प्रश्न खड़ा हो सकता है। अगर साधारण व्यवसाय उसका जीविकोपार्जन करने के लिए समस्त क्रियाएं हैं तो इसके इतर असाधारण व्यवसाय भी कुछ होंगे। यह बात स्पष्ट नहीं हुई उस समय के दिए गए भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं। दूसरा कि जो परिभाषा उस समय की थी उसमें वर्गीकरण बहुत किया गया, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, भौतिक, अभौतिक, साधारण व्यवसाय, असाधारण व्यवसाय, इस प्रकार का जो तमाम वर्गीकरण किया गया उस वर्गीकरण का अर्थशास्त्र के परिभाषा से बहुत कुछ लेना देना नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है कि उसका वर्गीकरण हो। अगला कि भौतिक कल्याण से संबंधित, तो फिर अभौतिक कल्याण अर्थात भौतिक कल्याण अगर हमें प्राप्त हो रहा है जिस भी साधन से और उस साधन को प्राप्त करने के लिए जो भी हम उपाय कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वही अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। तो अभौतिक कार्य क्या होंगे? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वकील आपको सीख दे रहा है, आपको कानून के बारे में जानकारी दे रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, वह आपको बताया, तो फिर ये अभौतिक क्रियाओं का क्या होगा? क्या इनका अर्थशास्त्र में योगदान नहीं है? क्या ये अर्थशास्त्र के विषय वस्तु से बाहर हो जाएंगे? और क्या ये अर्थशास्त्र से बाहर हो जाएंगे तो अर्थशास्त्र अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेगा? ये तमाम प्रश्न आपके जहन में उत्पन्न हो सकते हैं जो आलोचना करने के लिए काफी है। अगला है सीमित क्षेत्र। जो इन्होंने भौतिक कल्याण शब्द का प्रयोग किया है वह अर्थशास्त्र
के क्षेत्र को ही सीमित कर दिया है। अर्थात अर्थशास्त्र अपने पूरे विषय वस्तु को इस परिभाषा के आधार पर अगर उनको कोशिश किया जाए, कसने की कोशिश किया जाए, तो वह खरा नहीं उतर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम जो 2 सूक्ति लिखे हैं, मार्शल ने अपने दिए गए परिभाषा के आधार पर यह तो जरूर सिद्ध किया कि धन मानव के लिए होता है, न कि मानव धन के लिए होता है। अर्थात इन्होंने मानव को केंद्र बिंदु माना, मानव के कल्याण की बात इन्होंने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया, इसलिए यह एडम स्मिथ से थोड़ा सा आगे निकल गए। अब मैं आपको गृह कार्य देता हूँ। आप इस परिभाषाओं को समझने के पश्चात अब इस एक स्तर पर आप पहुँच गए होंगे कि एडम स्मिथ और मार्शल के परिभाषाओं का तुलना कर सकते हैं। अतः अपने पुस्तिका में, गृह कार्य की जो पुस्तिका है, उस पुस्तिका में एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषाओं का तुलना जरूर करिएगा। धन्यवाद।